गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर से। जो सब्जेक्ट है आपका एक बिजनेस स्टडीज़, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के सारे सब कुछ कंटेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखना है तो आप पिछले वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें भी अपन जो क्वेश्चन तैयार करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेवल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से तैयार करिएगा। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेवल। यस स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर रहे हैं हेनरी फेवल की। तो हेनरी फेवल कौन थे? ये हेनरी फेवल आपके सामने हैं। हेनरी फेवल जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, इनके बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, चलो आगे बात करते हैं। यस, सबसे पहले बायोडाटा की बात कर लेते हैं कि हेनरी फेवल क्या थे। तो हेनरी फेवल का जन्म 1841 में हुआ था और इनकी डेथ 1925 में हुई थी। मतलब इनका लाइफ टाइम ये चला है, पूरा जीवन काल। अब अपन बात करते हैं हेनरी फेवल के प्रोफेशन की। तो हेनरी फेवल ने मतलब क्या व्यवसाय किया था? तो हेनरी फेवल सबसे पहले शुरू में जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर, और बाद में उनने मैनेजमेंट की थ्योरीज दी थी फ्रेंच नेशन से। ओके, अब बात करते हैं हेनरी फेवल की एजुकेशन की। तो हेनरी फेवल एजुकेटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी। कहाँ से एजुकेट हुए थे? माइनिंग एकेडमी एट सेंट एंटनी इन 1880। ओके, यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन आगे अगली बात करते हैं। ये तो इनकी बायोडाटा की बात होगी। अब अगली बात करेंगे अपन हेनरी फेवल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं उनकी। तो हेनरी फेवल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी फेवल ने टोटल कितने प्रिंसिपल दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है 14 प्रिंसिपल। 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो अब हेनरी फेवल द्वारा जो दिए गए 14 प्रिंसिपल वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रिंसिपल होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेकेंड होगा यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड होगा ऑर्डर, फोर्थ होगा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ओवरऑल इंटरेस्ट। ठीक है, पांचवा होगा डिसिप्लिन, छठा होगा स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, सेवन्थ होगा रिम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, एट्थ होगा इनिशिएटिव, नाइन्थ होगा सेंट्रलाइजेशन, टेंथ होगा अथॉरिटी विथ कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, 11th होगा स्केलर चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी, 12th होगा इक्विटी, 13 होगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और 14 होगा स्प्लिट द कॉप। ओके स्टूडेंट, तो ये इनके 14 प्रिंसिपल हेनरी फेवल द्वारा दिए गए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चलो आगे वाले। यस, सबसे पहले आया है डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसा कि आपको ये डायग्राम जो मैंने लगा रखा है इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक पर्सन ने अपनी जो अथॉरिटीज़ थी, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो 3 वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, और 3 वर्कर्स ने अपना काम अगले 3 को बांट दिया गया। यही डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेवल कहता है। क्या कहता है? ही रिकमेंडेड दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड्स मस्ट बी सब डिवाइडेड एंड अलोकेटेड टू अ नंबर ऑफ पर्सनस। मतलब हेनरी फेवल ने बताया है कि जो आपका काम है उसको आपको सब डिवाइड कर देना है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों में। अपना काम मतलब अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर दिया जाता है। सब डिवीज़न मेक ईच टास्क सिंपल एंड रिजल्ट इज़ ग्रेटर इफिशिएंसी। अब ऐसा सब डिवीज़न करने से क्या होगा? आपका काम क्या होगा? सिंपल हो जाएगा और ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ होगा। अगर अकेला व्यक्ति सारे काम करेगा तो सारे काम अच्छे से नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने काम को क्या करता है? डिवाइड कर देता है, लोगों में बांट देता है। तो लोगों में बांट देने से क्या होगा? एक तो काम जल्दी हो जाएगा और एक इफिशिएंसी के साथ होगा। समझ में आएगी ना आपको बात? तो दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल वर्क्स। और ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहाँ पे लागू होता है? ये टेक्निकल काम में भी लागू होगा आपका और मैनेजरियल फंक्शन में भी
एप्लीकेबल होता है ये। ओके, समझ में आया ना आपको? मतलब अपने काम को टुकड़ों में बांट देना जिससे कि ग्रेटर इफिशियंसी के साथ वो काम हो। डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य का विभाजन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं हेनरी फेयल का। उन्होंने बताया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड प्रिंसिपल है इनका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहता है ये? देखो यहाँ पे डायग्राम देखने तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। बीच में एक मैंने वेट मशीन लगाई गई है, वजन करने की तराजू है ना। तो एक तरफ रखा है अथॉरिटी को और दूसरी तरफ मैंने रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और वो देखो आप उसको ध्यान से, वो क्या है, वेट मशीन बराबर बता रही है। मतलब जितनी अथॉरिटी आती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर चली जाती है। यही प्रिंसिपल बताता है आपको। क्या बताएगा? देखो, बोथ ऑफ दिस गो हैंड इन हैंड। क्या कहा है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड आती है। एक अगर कोई आपको अथॉरिटी दे रहा है, आपको कोई अधिकार दे रहा है, तो उसके साथ वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ आती है। समझ में आई बात? वन फ्लो फ्रॉम एंड इट्स डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ अदर। मतलब अगर एक चीज़ आपके पास आती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। ठीक है। फिर बताया गया है इफ़ अथॉरिटी इज ग्रांटेड टू अ पर्सन ही शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है, समझ में आ रही ना बात, तो ही शुड ऑल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल, तो वो व्यक्ति खुद ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल भी बन जाता है उस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए। जिम्मे मतलब अगर किसी को कोई अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसके पास ये जिम्मेदारी भी आ जाती है, वो काम ध्यान से करें। इन द सेम वे इफ़ एनीबडी इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल, सेम तरीके से अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है फॉर एनी जॉब, ही शुड ऑल्सो हैव द कंसर्न अथॉरिटी, तो उसके बाद रिलेटेड अथॉरिटी भी रिलेटेड चली जाती है। मतलब अगर किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी उसके पास जा रही है। और अगर दूसरी बात करें कि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो भी अथॉरिटी जाएगी, और अथॉरिटी दोगे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड चली जाती है। इन शॉर्ट बताया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अगर कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गो हैंड इन हैंड उसके पास चली जाती है। मतलब उस काम करने का अधिकार भी उसी को मिलता है। ये था हेनरी फेयल का सेकेंड सिद्धांत। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड प्रिंसिपल की, जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वही जो हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल होता है, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का सिद्धांत भी आपको हेनरी फेयल ने दिया है मैनेजमेंट में। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी अबाउट द वर्क एंड इंटरप्राइज, कैरिंग आउट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर, एंड टू हैव फेथ इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द एंटरप्राइज। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। समझ में आ गई आपको बात? क्या लिखा है कि फेयल के अनुसार क्या बताया गया है? डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने काम, अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उस फर्म के प्रति आपकी सिंसियरिटी मतलब समझते हैं उसके प्रति आपकी कर्मठता बताना, कुल मिला के एकदम सिंसियर तरीके से काम करना है। जो भी आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपके टॉप सुपीरियर के द्वारा, है ना, उसको आप व्यवस्थित अनुशासन डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। और अगर आप किसी भी बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, स्मूथ रनिंग करना चाहते हैं बिज़नेस की, तो वहाँ पे डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अपने दैनिक जीवन में भी अगर आप अपना जीवन अच्छे से चलाना चाहते हैं तो एक अनुशासित जीवन ही अच्छे से चल सकता है। अगर आप अनुशासन में हैं तो सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैनेजमेंट के भी आपको सारे कामों को पूरा करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ये हेनरी फेयल का थर्ड प्रिंसिपल बताता है। अगला प्रिंसिपल है यहाँ पे आपके पास यूनिटी ऑफ कमांड। आसान है, देखो भाई इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड दिख रहा है आपको? ये भी डायग्राम देखने से समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक लीडर आगे चल रहा है, एक ही लीडर है, देखो ध्यान से देखो, और बाकी सारे फॉलोअर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। ये यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बताता है आपको कि आदेश की एकता होना चाहिए। कमांड मतलब होता है आदेश, मतलब जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको आदेश सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर या एक अधिकारी के द्वारा दिया जाए। ठीक है। दिस प्रिंसिपल से दैट द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। ये सिद्धांत क्या कहता है कि
कि जो भी अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, उनको ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए एक बॉस के द्वारा, और वो सभी जिम्मेदार भी होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉस के प्रति। समझ मेरी बात? इफ़ देयर आर 2 और मोर सुपीरियर फॉर एन एम्प्लॉई, अगर किसी कर्मचारी के एक से अधिक बॉस होंगे, 2 या 3 अगर उसके ऊपर सुपीरियर होंगे जो उसको आदेश देते हो, जो उसको काम बताते हो, इट विल अनडिटरमाइन अथॉरिटी, इंडेंजर डिसिप्लिन एंड कॉन्सिक्वेंटली डिस्टर्ब स्टेबिलिटी। अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा अगर बॉस होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी आपको क्लियरली पता नहीं चलेगी। आपको अगर एक आदमी सारे काम बता रहा है तो आपको पता है कि मुझे ये काम इसके लिए करना है, लेकिन आपको एक ही काम अलग अलग व्यक्ति बता रहे हैं तो आपको भी पता नहीं चलता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है। डिसिप्लिन भी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकता है, और जो स्टेबिलिटी काम में चली आ रही है, मतलब जो सीक्वेंस चला आ रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज़ नेसेसरी टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट। और ये आदेश की एकता मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होता है, आपको ऑर्डर देने वाला एक ही व्यक्ति है, तो कन्फ्यूज़न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई झगड़े की स्थिति भी नहीं आती है। मतलब अगर आपके ऊपर एक ही अधिकारी काम कर रहा है, जैसे कि आपको देखने में पता चल गया होगा वन बॉस ओनली, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि मुझे इस बॉस ने जो काम बताया वही मुझे करना है, तो इससे क्या होगा, वो काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इट क्रिएट गुड रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड अ गुड एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क। क्या बताया गया है कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड में एक ही अधिकारी से अगर आपको सारे आदेश मिलते हैं, सारे ऑर्डर मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, आप एक तो ऑफिसर की और उस एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन होती है, और काम करने का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर या गुड एटमॉस्फेयर मिलता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा माहौल क्रिएट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगली बात कर रहे हैं अपन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। ये भी कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता है। देखो इस टेबल पे आपको दिख रहा होगा, क्या है, एम्प्लॉय सारे बैठे हुए हैं, और जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब भी वही है, यूनिटी ऑफ कमांड जैसा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द प्रिंसिपल दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट, वन हेड वन प्लान। ये इसका मेन बात है। क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर हैं आपके, ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य हो, उनका एक ही बॉस हो, एक ही हेड हो, और उनके बीच में एक ही प्लान हो। वन हेड वन प्लान वन ऑब्जेक्ट, ये प्लान इस सिद्धांत पे काम करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट इफर्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्या कहा गया है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके संगठन में जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपके कर्मचारी जितने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शन इस प्रकार से दिया जाए, उनका निर्देशन इस प्रकार से दिया जाए कि जो फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। और ये कब होगा, जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, सभी मिल के एक बॉस का एक फॉलो करेंगे, तो ये पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रिंसिपल होता है हेनरी फेयल का, वो है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यस, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल। इन्होंने इस प्रिंसिपल में बताया है मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर एंड अफोर्ड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। क्या बताया गया है कि जो पेमेंट करने की जो मेथड्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर के द्वारा उनको जो पैसा दे रहे हैं, वो सैलरी दे रहे हैं या उनको वेजेस दे रहे हैं या जो भी रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, वो फेयर हो। फेयर मतलब जितना उनसे काम करवाया जा रहा है उसके अनुसार उनको पैसा दिया जाए, उनका शोषण ना हो। मतलब जैसे कि काम ज़्यादा करवा रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो स्मूथ रनिंग नहीं होगी बिजनेस की। वो कर्मचारी आपके ठीक से काम नहीं करेंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको जैसा काम करवा रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही ना आपको? अगर आप एम्प्लॉय से अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो हेनरी फेयल ने बताया है कि आपको उनको फेयर वेजेस और फेयर रेम्यूनरेशन भी देना ज़रूरी है। इसको कहते हैं वेतन देना। ठीक है,
फेयोल रिकमेंडेड दैट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट सच एज फ्री एजुकेशन, मेडिकल, रेसिडेंशियल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा भी, फेयर वेजेस के अलावा भी हेनरी फेयोल ने क्या बताया है कि आपको जो अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं जिनका पैसे से लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो सुविधाएं कहलाती है। कैसे? जैसे कि उन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की फ्री एजुकेशन कहते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, मान लो कोई उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो फ्री मेडिकल सारा ट्रीटमेंट करवाया जाए, ठीक है। उसके अलावा रेसिडेंशियल, उनके रहने के लिए घर फ्री करवा दिया जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्म के लिए बहुत जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएगा और अच्छे से अपना पूरा सहयोग आपके कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में वो पूरा सहयोग करेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भी ये सारी सुविधाएं आपको पता है मिलती है। फ्री एजुकेशन मिलती है, मेडिकल फ्री होता है, रेसिडेंशियल सर्विसेज उनकी फ्री होती है। इस प्रकार की सारी सुविधाएं देनी चाहिए, ये हेनरी फेयोल ने आप बताया है इस प्रिंसिपल में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपने आज के प्रिंसिपल तैयार हुए हैं और टोटल 14 प्रिंसिपल, लेकिन आपको एग्ज़ाम की तरीके से देखा जाए तो 5 पॉइंट तो पूरे कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस सेशन में पूरा समझा दिया है। इसके अलावा नाम ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ओके। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा आज, क्या कि इस क्वेश्चन को पूरा प्रिपेयर कर लेना और श्योर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।